हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे एग्री कोचिंग प्रयागराज के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप लोगों ने पिछला एक क्लास राहुल वर्मा सर के साथ जनरल एग्रीकल्चर का एग्जाम बूस्टर सीरीज देख चुके हैं। दूसरे सीरीज के साथ यानी कि उस सीरीज की दूसरी वीडियो के साथ मैं शिवम पटेल आपके साथ जुड़ने वाला हूं। और ये जो सीरीज चलाई जा रही है इसमें जितने भी लेक्चर आपको मिलेंगे ना, जितने भी लेक्चर आपको मिलने वाले हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं ऑल एग्रीकल्चरल एग्जाम के लिए। जितनी भी कृषि से संबंधित परीक्षाएं होती हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। चाहे वो IBPS एफओ का मेंस हो, FCI का मेंस हो, NSC हो, UPTA हो और या फिर बिहार का कोऑर्डिनेटर हो, वहाँ का प्लांट प्रोटेक्शन हो, इन सब में आपको ये जनरल एग्रीकल्चर से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हम ये चाहेंगे कि आप हमारे साथ इस श्रृंखला में रेगुलर जुड़ें और अपना फीडबैक देते रहें कि सर हमको ये क्वेश्चंस प्रोवाइड कराइए या फिर सर इस सब्जेक्ट से ज़्यादा करवाइए। हम आपको आपके अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहेंगे। अब बात करें, हमारे पास कंप्लीट एग्रीकल्चर का एक सिलेक्शन एसोर्ड बैच चल रहा है जिसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। मतलब आपने एक बैच को हमारे यहाँ से परचेज किया, उसमें सारी की सारी जितनी भी वैकेंसीज आएंगी उनकी स्पेशल बैच आपको मिलती रहेंगी। उसके लिए आपको अलग से फिर हमें पे नहीं करना है। तो जो पहला बैच स्टार्ट किया जाएगा वो 4 नवंबर को और दूसरा जो है वो 11 नवंबर को। ठीक है, इसमें अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये हमारी जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं उनकी टीम है और इस टीम में सारे लोग जुड़ने वाले हैं। जैसे सिकंदर कश्यप सर जुड़ने वाले हैं एलाइड सब्जेक्ट के साथ, फिर मैं शिवम पटेल आपके साथ जुड़ने वाला मेजर सब्जेक्ट के साथ। और बात करेंगे राहुल वर्मा सर को तो सॉयल साइंस और जितने भी वाटर मैनेजमेंट ये सब के साथ ये जुड़ेंगे आपके साथ। फिर राहुल राज सर की बात करें तो आपको मेंटर के रूप में मिल जाएंगे, हर सब्जेक्ट के मेंटर के रूप में काम करेंगे। फिर बात करें कार्तिकेय सर का तो आपको जीएस इनसे पढ़ चुका होगा, ऑनलाइन भी पढ़ा होगा, ऑफलाइन भी इनसे जीएस आप लोगों ने पढ़ा होगा। बाकी सभी हमारी फ्री फैकल्टी है इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग की। चलो तो बात करते हैं, आज के लिए शुरू करते हैं अपने जनरल एग्रीकल्चर के इस सीरीज को। तो आपके सामने दिख रहा होगा यह पहला क्वेश्चन, पहला प्रश्न दिख रहा होगा, इनमें से किस फसल में स्त्री पूर्वता के कारण पर परागण पाया जाता है। यानी कि ये पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी फसल है, फील्ड क्रॉप है, जो उगाई जाती है जिनमें पर परागण पाया जाता है। पर परागण का मतलब किसी दूसरे फ्लावर का एंथर जो है वहां से जो पॉलन ग्रेन है किसी दूसरे फ्लावर के जाके स्टिग्मा पे लैंड करे और उसको फर्टाइल करे, फिर है ना, फर्टिलाइजेशन हो, तो उसको क्या बोलेंगे, पर परागण। और ये किसकी वजह से होता है, इसमें बताया गया किसकी वजह से, स्त्री पूर्वता यानी कि प्रोटोगायनी नेचर होने की वजह से। प्रोटोगायनी का मतलब क्या होता है, प्रोटोगायनी, ये प्रीडोमिनेंस नहीं होगा, सॉरी, ये होगा क्या, प्रोटोगायनी। प्रोटोगायनी होगा ये। प्रोटोगायनी का मतलब होता है फीमेल फ्लावर मैच्योर फर्स्ट। फीमेल फ्लावर जो है वो पहले मैच्योर हो जाता है। फीमेल फ्लावर मैच्योर फर्स्ट। फीमेल फ्लावर जो है वो मेल फ्लावर से पहले मैच्योर हो जाता है, इस वजह से इसमें पर परागण होता है। क्योंकि मेल और फीमेल जब एक साथ मैच्योर होंगे तो क्या होगा, दोनों आपस में ही अपना फर्टिलाइजेशन कर लेंगे, पूरी प्रक्रिया हो जाएगी, तो वहां पे क्रॉस पॉलिनेशन किसी भी दशा में होने की संभावना 5 से 10% ही रह जाती है। लेकिन पता चला कि या तो मेल पहले मैच्योर हो गया, यानी कि जो नर भाग है वो पहले परिपक्व हो गया और जो मादा भाग है वो बाद में परिपक्व हुआ, तो वहां पे क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस बनते हैं। तो अब देखते हैं अपना जो भी ऑप्शन दिए गए उनको देखते हैं। मक्का की बात करें, क्या इसमें पाया जाता है प्रोटोगायनी, नहीं पाया जाता। ज्वार में देखें क्या इसमें पाया जाता है, नहीं पाया जाता। धान में देखें क्या इसमें पाया जाता, नहीं पाया जाता। तो पाया किस में जाता है, बाजरे में। बाजरे में प्रोटोगायनी अवस्था की वजह से, प्रोटोगायनी अवस्था की वजह से क्या होता है, प्रोटोगायनी स्टेज होने की वजह से इसमें पर परागण की या फिर क्रॉस पॉलिनेशन की प्रक्रिया पाई जाती है। मेज की बात करें तो यहाँ पे प्रोटोगायनी नहीं होता बल्कि प्रोटेंड्री होता है। कौन सी दशा होती है, प्रोटेंड्री दशा होती है। प्रोटेंड्री का मतलब मेल पार्ट पहले मैच्योर होगा, मेल फ्लावर पहले आएगा, है ना, मेल फ्लावर पहले आएगा। मक्के में आप लोगों ने देखा होगा टेसल्स पहले बनता है, कम से कम सिल्किंग के 3 से 4 दिन या 5 दिन पहले ही क्या होता है, टेसलिंग होता है। यानी कि पहले पहले कौन सा पार्ट आ रहा है, मेल।
मेल फ्लावर पहले आ रहा है इसलिए इसको क्या कहेंगे, प्रोटेंड्री दशा कहते हैं। और जब फीमेल फ्लावर पहले मैच्योर होता पहले आता तो बोलते हैं प्रोटोगाइनी, है ना। धान अपना कैसा, ये सेल्फ पॉलिनेटेड है। ज्वार जो है ये ऑफ्टेन क्रॉस पॉलिनेटेड है, ऑफ्टेन यानी कि प्रायः पर परागित है। लेकिन धान की बात करें तो ये कैसा है, सेल्फ पॉलिनेटेड है। कैसा है, सेल्फ पॉलिनेटेड है। सेल्फ पॉलिनेटेड पाया जाता है ड्यू टू एक मैकेनिज्म होता है। किस मैकेनिज्म की वजह से सेल्फ पॉलिनेशन पाया जाता है, वो होता है चेजमोगैमी। चेजमोगैमी की वजह से धान में क्या हुआ, हमारा सेल्फ पॉलिनेशन पाया जाता है। चेजोमोगैमी वह अवस्था होती है जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर, मेल और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में होंगे और क्या होगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन या आफ्टर पॉलिनेशन फ्लावर ओपन हो जाता है। और जब पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावर ओपन होगा तो फिर क्रॉस पॉलिनेशन होने की कोई चांसेस नहीं बचते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा वो बाजरा है। बाजरे को क्या कहते हैं, पर्ल मिलेट, है ना, इंग्लिश में कहते हैं पर्ल मिलेट। बोटेनिकल नेम होता है पेनिसेटम टाइफोइडस, कहीं कहीं पर लिखना मिलेगा पेनिसेटम अमेरिकानम या फिर पेनिसेटम ग्लॉकम। तीनों नाम लिखा हो तो समझ जाओ हमारा क्या है, वो पर्ल मिलेट है या फिर बाजरा है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो दूसरा है, धान की कुल कितनी प्रजातियां कृषि के लिए अनुमान्य हैं। धान की कुल कितनी प्रजातियां, कितने स्पीसीज कृषि के लिए अनुमान्य है, या कितने की खेती की जाती है और कितने की नहीं की जाती है। हाउ मेनी स्पीसीज, वैरायटी नहीं कहेंगे, वैरायटी का मतलब किस्म होता है। यहाँ पे स्पीसीज की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, स्पीसीज की बात करेंगे। हाउ मेनी स्पीसीज ऑफ राइस आर एक्सेप्टेबल फॉर कल्टीवेशन, जिनका कल्टीवेशन किया जाता है। तो कितनी है, क्या वो 24 है या फिर 5 है या फिर 2 है या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं है। तो अगर राइट आंसर की बात करें तो हमारा कितना होता है, 24। टोटल 24 स्पीसीज हैं राइस की, 24 प्रजातियां हैं, जिसमें से कल्टीवेशन में बस 2 हैं। पहला कौन है, ओराइजा सेटाइबा, ओराइजा सेटाइबा। और दूसरा कौन है, ओराइजा ग्लेबरिमा, ओराइजा ग्लेबरिमा। ठीक, ओराइजा ग्लेबरिमा की बात करें तो इसकी खेती कहाँ होती है, अफ्रीका में। इसकी खेती होती है अफ्रीका में, अपने इधर एशिया में इसकी खेती नहीं होती है। और ओराइजा सेटाइबा की बात करें, ओराइजा सेटाइबा, तो इसकी 3 वैरायटी हैं। पहली वैरायटी है ओराइजा सेटाइबा वैरायटी जापोनिका, ओराइजा सेटाइबा वैरायटी जापोनिका। दूसरी है ओराइजा सेटाइबा वैरायटी इंडिका। तीसरी है ओराइजा सेटाइबा वैरायटी की बात करेंगे तो जापोनिका, है ना। तो अगर इंडिका वाली की बात करेंगे उसकी खेती इंडिया में ज्यादा होती है ना। और ये कैसा होता है, इंडिया में इसकी खेती ज्यादा होती है, ये इनपुट के प्रति इररिस्पॉन्सिव होता है, ऑनलेस होता है, यानी कि तूड़ नहीं पाए जाते हैं। तूड़ जानते हो ना आप लोग, तूड़ का मतलब मान लो अपना ये चावल है, ठीक, इसके ऊपर लगा होता है लेमा प्लस पालिया, लेमा प्लस पालिया लगा होता है। तो लेमा यानी कि ये आउटर पार्ट, लेमा को बोलते हैं क्या, लेमा को हम आउटर पार्ट कहते हैं, लेमा को हम आउटर पार्ट कहते हैं। और पालिया को क्या बोलते हैं, पालिया को बोलते हैं हम इनर पार्ट, इनर पार्ट बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं इनर पार्ट। अब ये जो लेमा है, लेमा पे हमारा क्या पाया जाता है, ऑन पाया जाता है। तो हमारी जो वैरायटी इंडिका वाली है, इंडिका वाली वैरायटी में हमें ऑन नहीं देखने को मिलता और इनपुट के प्रति इररिस्पॉन्सिव होता है। ऐसा नहीं कि आप इनपुट आगत बढ़ाते रहेंगे और आपको प्रोडक्शन बढ़ता रहेगा। और दूसरी बड़ी समस्या क्या है, इसमें लॉजिंग पाया जाता है। लॉजिंग का मतलब फसल अगर भारी है, ज्यादा ग्रोथ किया है तो गिर भी जाती है ना, लॉजिंग पाया जाता है। दूसरी होती है हमारी ओराइजा सेटाइवा वैरायटी जापोनिका। जापोनिका जो होती है ये इनपुट के प्रति रिस्पॉन्सिव होता है, यानी कि आप लागत बढ़ाएंगे, आगत बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उससे हमें प्रोडक्शन बढ़ा हुआ मिलेगा। और क्या होता है इसमें, इसमें भी ऑन वगैरह पाए जाते हैं, कभी कभी नहीं पाए जाते हैं। और क्या है, लॉजिंग डज नॉट अकर्स ना, जापोनिका में लॉजिंग नहीं होता है। ये बिहार बीओ के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि कौन सी वैरायटी है धान की जिसमें, है ना, लॉजिंग नहीं पाया जाता है, फसल गिरने की समस्या नहीं पाई जाती है। और बड़ी सबसे बड़ी चीज, सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट रीजन का होता है हमारा जापोनिका, सब ट्रॉपिकल या फिर कह सकते हो कि टेम्परेट रीजन का होता है। फिर लास्ट वाली की बात करते हैं ओराइजा सेटाइपा वैरायटी
जावानिका, जिसकी खेती इंडोनेशिया में होती है, उसे बालू राइस या वाइल्ड राइस भी कहते हैं, ठीक है। और उसमें ऑन पाए जाते हैं, यानी कि ऑन उसमें पूरी तरीके से तूड़ जो है वो पाया जाता है। बाकी अगर धान को बढ़िया से पढ़ना है तो आओ ऑफलाइन क्लास में, पूरा धान एक स्लाइड में हो जाएगा, सारी की सारी चीजें बता दी जाएंगी। अभी यहाँ हम बस आपको एक कॉन्सेप्ट बेस लेके चलेंगे कि एक क्वेश्चन को हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे, क्या समझ होना चाहिए। अब तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। अगर तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो मक्के को दानों के आधार पर किसने वर्गीकृत किया है ना, कर्नल्स के आधार पे या फिर उसके ग्रेन्स के आधार पे मेज को किसने बांटा है कि ये प्रकार का मेज होता है। तो क्या वो डोनाल्ड साहब हैं? अगर डोनाल्ड साहब की बात करें तो क्या ये हैं? डीएफ जोनस सर की बात करें क्या ये हैं? या जीएस सल साहब की बात करें ये हैं? या फिर किस साहब हैं? तो कौन होगा? अगर डोनाल्ड की बात करें तो डोनाल्ड ने क्या दिया है? डोनाल्ड ने हमें क्या दिया हुआ है? डोनाल्ड ने हमें क्या दिया? इडियोटाइप, क्रॉप इडियोटाइप की बात करेंगे तो किसने दिया हुआ है? ये डोनाल्ड ने दिया है क्रॉप इडियोटाइप, क्रॉप इडियोटाइप दिया है डोनाल्ड ने। डीएफ जोनस की बात करें तो 1920 में इन्होंने मेज में डबल क्रॉस दिया है। मेज में क्या दिया है? डबल क्रॉस। मेज में अगर डबल क्रॉस की बात करेंगे किसने दिया है? डीएफ जोनस ने। और बात करें ईएम एस्ट और जीएस सल का, ईएम एस्ट और जीएस सल साहब की बात करें तो इन्होंने, ईएम एस्ट और जीएस सल साहब ने 1910 में क्या दिया था? सिंगल क्रॉस टेक्निक। सिंगल क्रॉस टेक्निक जो है इन्होंने दिया था किसमें? मेज में ही हुआ है, ये दोनों काम मेज में ही हुआ है। और बात करें किफ साहब, तो ये किफ साहब ही हैं जिन्होंने कर्नल्स के आधार पे या फिर दानों के आधार पे कह सकते हो बांटा है किसको? मेज को वर्गीकृत किया है। जैसे आप पढ़ते हो जिया मेज इंडूराटा, तो जिया मेज इंडूराटा को फ्लिंट कार्न भी कहते हैं, जिसकी खेती अपने यहाँ पे की जाती है, इंडिया में जिसकी खेती की जाती है। या फिर डेंट कॉर्न, जिया मेज इंडेंटाटा है ना, जिसकी खेती यूएसए में बहुत ज्यादा किया जाता है। तो वो दांत के तरीके से होता है, टीथ लाइक स्ट्रक्चर उसके कर्नल्स की होती है ना, इसलिए इस तरीके से बांटा गया है। जैसे जिया मेज सैकेराटा स्वीट कार्न है ना, इसी तरीके से सारे हैं। जैसे पॉडकॉर्न, जिया मेज टूनिकाटा, तो इन आधार पर किसने बांटा है? किस साहब ने बांटा हुआ है। कहीं कहीं पे स्टार्ट वेंट का नाम भी मिलता है देखने को, तो स्टार्ट वेंट अगर मिले तो भी आप सही करना अगर किफ साहब का नाम नहीं है। लेकिन मैं जो मानता हूं किफ साहब को ही मानता हूं क्योंकि इसका ऑथेंटिक सोर्स है अपने पास। अब बात करें गेहूं के फसल में कितने प्रकार के रस्ट, रस्ट को हिंदी में कहते हैं रतुआ या फिर गेरवी है ना। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रस्ट अटैक ऑन व्हीट क्रॉप, यानी कि गेहूं के फसल पे कितने प्रकार के रस्ट लगते हैं, कितने प्रकार के रस्ट जो हैं वो गेहूं में लगते हैं। क्या वो 2 प्रकार के लगते हैं, क्या वो 5 प्रकार के लगते हैं, या 6 प्रकार के लगते हैं, या फिर 3 प्रकार के लगते हैं। तो 2 प्रकार की अगर बात करें तो रस्ट को बांटा गया 2 प्रकार में। एक होता है आर्टोसियस रस्ट, एक होता है आर्टोसियस रस्ट, और एक होता है हेट्रोसियस रस्ट। एक होता है आर्टोसियस रस्ट और एक होता है हेट्रोसियस रस्ट। आर्टोसियस की बात करें तो जो सिंगल होस्ट पर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर ले, जो सिंगल होस्ट पर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है तो उसे बोलते हैं आर्टोसियस रस्ट। और जो कम से कम 2 यानी कि डबल या ट्रिपल रहे है ना, डबल या ट्रिपल होस्ट पे क्या करे, अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा, उसको क्या कहेंगे? हेट्रोसियस रस्ट। तो आर्टोसियस रस्ट यानी कि अगर कोई बात करे आर्टोसियस रस्ट का तो इसे एग्जांपल क्या बताएंगे हम? मेलाम्प सोरालिनी, मेलाम्प सोरालिनी है ना, ये लगता है लिनसीड में। कहां पे लगता है? लिनसीड में लगता है, ठीक। ये होता आर्टोसियस, ठीक। और उसके बात करें तो हेट्रोसियस रस्ट, यही हेट्रोसियस रस्ट है जो अपने लगता है व्हीट में है ना। ये व्हीट क्रॉप पे तो अटैक करता करता है, उसके बाद अपना अल्टरनेट होस्ट बारबेरी या फिर महोनिया के प्लांट पे अपना जिंदगी यापन करता, बारबेरी या फिर महोनिया के प्लांट पे अपना जीवन यापन करता है। तो इसको एक से ज्यादा होस्ट की आवश्यकता होती है, इसलिए ये हेट्रोसियस रस्ट है। अब गेहूं में बात करें तो गेहूं में हमारे 3 प्रकार के रस्ट लगते हैं। पहला होता है येलो रस्ट,
है ना। पहला होता है येलो रस्ट, है ना, इसी को स्ट्रिप रस्ट भी कहते हैं, इसी को स्ट्रिप रस्ट भी कहते हैं, ठीक, इसी को स्ट्रिप रस्ट भी कहते हैं। दूसरा होता है, दूसरा हमारा होता है ब्राउन रस्ट, दूसरा होता हमारा ब्राउन रस्ट, ब्राउन रस्ट इसी को कहते हैं, ब्राउन वाले को लीफ रस्ट भी कहते हैं, ब्राउन वाले को लीफ रस्ट भी कहते हैं। और तीसरे की बात करें तो हमारा होता है ब्लैक रस्ट, तीसरा हमारा होता है ब्लैक रस्ट। और ब्लैक रस्ट को ही, इसको हटा दे रहे हैं, आप लोगों ने अगर लिख लिया होगा, है ना, इसको हटा दे रहे हैं हम, इसके लिए जो अल्टरनेट होस्ट है ना, बारबेरी और मोहनिया, वो याद रखिएगा आप। तो ब्लैक रस्ट को ही हम स्टेम रस्ट भी कहते हैं, है ना। और ये जो ब्लैक रस्ट होता है इसी को बोलते हैं किलर डिजीज, क्या बोलते हैं, किलर डिजीज ऑफ व्हीट, किलर डिजीज ऑफ व्हीट इसी को कहते हैं, ठीक। अब बात करें इनके कॉजल ऑर्गेनिज्म का, इनके कॉजल ऑर्गेनिज्म का बात करें कि अपने येलो रस्ट के लिए कौन सा काजल ऑर्गेनिज्म है, यानी कि कौन सा जो है वो जैविक कारक जिम्मेदार है इसके लिए, या फिर ब्राउन रस्ट के लिए कौन सा जिम्मेदार है, या ब्लैक रस्ट के लिए कौन सा जिम्मेदार है। तो बात करें येलो रस्ट, येलो रस्ट को हम कहते हैं स्ट्रिप रस्ट। अच्छा, इसको याद करने का अच्छा तरीका ये है कि हम कह दें येलो स्ट्रिप रस्ट, क्या कह दें, येलो स्ट्रिप रस्ट, तो याद हो गया। अच्छा, येलो स्ट्रिप रस्ट कहोगे तो एक तरीका और है, इसका जो काजल ऑर्गेनिज्म वो याद हो जाएगा। कैसे, इसके लिए होता है पैक्सीनिया ग्रेमिनिस करके लिखो और आगे लिख दो स्ट्रिपॉर्मिस, या पैक्सीनिया स्ट्रिपॉर्मिस डायरेक्ट लिख दो, है ना, पैक्सीनिया स्ट्रिपॉर्मिस। अब याद करो ये स्ट्रिप रस्ट है ना, तो स्ट्रिपॉर्मिस याद हो गया, पैक्सीनिया स्ट्रिपॉर्मिस से क्या हो रहा है हमारा येलो रस्ट या फिर स्ट्रिप रस्ट लग रहा है। अब बात करें ब्राउन रस्ट, ब्राउन रस्ट या फिर ब्राउन लीफ रस्ट, याद करने का तरीका है, एक्चुअल में अलग अलग है, ब्राउन रस्ट अलग बोलते हैं उसको, और जो है अपना लीफ रस्ट अलग बोलते हैं, ये नहीं कि ब्राउन लीफ रस्ट बोलते हैं। ये याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि ब्राउन लीफ रस्ट बोल सकते हो। और इसका जो काजल ऑर्गेनिज्म है वो पैक्सीनिया रिकॉन्डिटाट्रिटिसाई है, पैक्सीनिया रिकॉन्डिटाट्रिटिसाई, इसके लिए कौन सा जिम्मेदार है, रिकॉन्डिटा जिम्मेदार है, रिकॉन्डिटाट्रिटिसाई के लिए जिम्मेदार है। अब बात करें ब्लैक रस्ट या फिर स्टेम रस्ट, या फिर एक साथ पढ़ लो ब्लैक स्टेम रस्ट अगर आपको याद करने में असुविधा हो रही हो तो, ठीक। तो बात करें ब्लैक स्टेम रस्ट का, तो ब्लैक स्टेम रस्ट जो इसको क्लियर रस्ट भी बोलते हैं, इसको याद करने का तरीका यही है, पैक्सीनिया ग्रेमिनिस्टिटिसाई, पैक्सीनिया ग्रेमिनिस्टिटिसाई वो होता है ब्लैक स्टेम रस्ट, ठीक है। इसका अफेक्शन अपने इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में बहुत कम देखने को मिलता है ना, इसका बहुत ही कम देखने को मिलता है अटैक, ठीक है। अब बात करें गन्ने की फसल में किस रोग में उसके तने से शराब की गंध आती है, इन विच डिजीज ऑफ शुगर केन क्रॉप द स्टेम गिव्स आउट द स्मेल ऑफ एल्कोहलिक, या फिर एल्कोहलिक स्मेल आता है, कौन सा ऐसा रोग लगता है गन्ने में जिसमें एल्कोहलिक स्मेल आता है, जब हम उसका स्टेम लेते हैं जिसको हम रस निकालते हैं, स्टाल्क जिसको बोलते हैं, है ना, इसका स्टाल्क होता है गन्ने का, नोड और इंटर नोड पाई जाती है ना, ऊपर या गोला होता है, पत्ती होती है, इस तरीके से होता है ना। इसका 1/3 पार्ट लेते हैं हम, किसके लिए 1/3 पार्ट लेते हैं हम, 1/3 पार्ट हम प्लांटिंग के लिए प्रयोग में लाते हैं, प्लांटिंग के लिए प्रयोग में लाते हैं, क्योंकि इसमें ग्लूकोज पाया जाता है, ग्लूकोज कंटेंट पाया जाता है, या फिर नाइट्रोजनस मैटर पाए जाते हैं, या फिर रिड्यूसिंग शुगर पाया जाता है। इस वजह से इसका जर्मिनेशन बहुत अच्छे तरीके से होता है, जो ऊपर का 1/3 पार्ट होता है, और ये ऊपर जो गोला वाला पार्ट होता है हम पशुओं को खिलाते हैं। अब पूछ रहा है इसके स्टेम को जिससे हम रस निकालते हैं, इसमें कौन से रोग में एल्कोहलिक स्मेल आता है, शराब की जैसे गंध मिलती है, क्या वो रेड स्ट्रिप डिजीज है, क्या वो रेड स्ट्रिप डिजीज है, या वो रेड रॉट डिजीज है, या फिर वो स्मट डिजीज है, या फिर पाइनएप्पल डिजीज है। तो रेड स्ट्रिप की बात करें तो ये कैसा है, बैक्टीरियल डिजीज है, ये होता है जैंथोमोनास, ये होता है जैंथोमोनास अल्बिलिनियस की वजह से, अल्बिलिनियस की वजह से होता है। तो ये बैक्टीरियल डिजीज है, रेड स्ट्रिप डिजीज, ये होता है जैंथोमोनास अल्बिलिनियस की वजह से। बात करें रेड रॉट की, है ना, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है, कोलेटोट्राइकम, कोलेटोट्राइकम फाल्केटम, कोलेटोट्राइकम फाल्केटम, ये तो इसका काजल ऑर्गेनिज्म है।
लेकिन अभी आजकल के एग्जाम में ना, जैसे बीओ की बात करें और एग्जाम की बात करें, तो आजकल देखोगे ना इसका परफेक्ट स्टेज पूछ लेते हैं। अब आप पूछोगे सर परफेक्ट स्टेज क्या होता है? परफेक्ट स्टेज का मतलब होता है सेक्सुअल स्टेज, जिसपे वो एक्टिव होता है ग्रोथ करने के लिए और आगे अपनी पीढ़ी बढ़ाने के लिए। तो इसका जो परफेक्ट स्टेज है ना वो होता है ग्लोमेरुला, ग्लोमेरुला टुकुमेंसिस, ग्लोमेरुला टुकुमेंसिस इसका जो है वो एक्चुअल में ग्लोमेरुला टुकुमेंसिस इसका परफेक्ट स्टेज है। कहीं कहीं पे ग्लोमेरुला ना लिख करके फाइसेलोस्पोरा लिखा होता है। क्या लिखा होता है? फाइसेलोस्पोरा लिखा होता है। ठीक है, तो इसका ये परफेक्ट स्टेज है, परफेक्ट स्टेज है ग्लोमेरुला टुकुमेंसिस या फिर फाइसेलोस्पोरा टुकुमेंसिस। अब बात करें स्मेट का, तो स्मट लगता है किसमें? गन्ने में। जो गन्ने का स्मट होता है, वैसे मैं गन्ने का स्मट बता रहा हूं क्योंकि गन्ने की क्रॉप सामने आपके है, उसके बारे में बात हो रही है तो मैं गन्ने का ही बताऊंगा। तो एक चीज याद रखना, जहां भी बात होगी स्मट की वहां काम करेगा अस्टिलैगो, है ना, वहां पे काम करेगा अस्टिलैगो। और ऑर्डर की बात करें तो अस्टिलैजिनल्स काम करेगा। कभी पूछ ले कि स्मट के लिए कौन सा ऑर्डर जिम्मेदार होता है, तो हम बताएंगे अस्टिलैजिनल्स जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो अस्टिलैगो जिम्मेदार होता है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा स्मट के लिए? अस्टिलैगो सिटामीनिया, अस्टिलैगो सिटामीनिया, सिटामीनिया, अस्टिलैगो सिटामीनिया जिम्मेदार होता है शुगर केन स्मट के लिए। ठीक है, स्मट को हिंदी में कहते हैं कंड। अब बात करें पाइनएप्पल डिजीज, पाइनएप्पल भी डिजीज हमारा किस में लगता है? गन्ने में। ये होता है साइटोसिस्टिस, साइटोसिस्टिस, साइटोसिस्टिस पैराडॉक्सा, साइटोसिस्टिस पैराडॉक्सा की वजह से होता है हमारा पाइनएप्पल डिजीज। ये तो हमारे कॉजल ऑर्गेनिज्म हो गए जो विभिन्न डिजीज आपको दिख रहे हैं, विभिन्न रोग दिख रहे हैं गन्ने के इनके। लेकिन ये जो एक्चुअल में क्वेश्चन पूछा गया, क्या उसका उदाहरण, उसका मैंने आंसर दिया? नहीं दिया। तो उसका आंसर है रेड रॉट, यानी कि लाल, गन्ने के लाल सड़न रोग जब होता है तो वहां पे लाल सड़न रोग के बाद आप देखने को पाएंगे ना, उसको जब तोड़ेंगे या फिर काटेंगे तो देखेंगे, उसको अगर सूंघेंगे तो कौन सा कैसा स्मेल आएगा? एल्कोहली स्मेल देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं चने की फसल में निपिंग की प्रक्रिया बुआई के कितने दिनों बाद की जाती है? इन ग्राम क्रॉप या फिर बंगाल ग्राम कह लो, है ना, ग्राम क्रॉप या फिर बंगाल ग्राम कह लो। द प्रोसेस ऑफ निपिंग इज डन आफ्टर हाउ मेनी डेज ऑफ सोइंग? बुआई के कितने दिन बाद हम निपिंग की प्रक्रिया क्या करते, निपिंग की प्रक्रिया करते हैं, है ना। निपिंग की प्रक्रिया की बात करें तो कितने दिन पे होता है? क्या वो 50 से 55 दिन पे होता है, या 60 से 65 दिन पे होता है, 45 से 50 दिन पे होता है, या फिर 35 से 40 दिन पे होता है? निपिंग की प्रक्रिया क्या होती है? मान लो चने की है, पौधा है, चने का पौधा है, ठीक है, चने का पौधा है, ठीक, अभी छोटा सा है, अभी इतना बड़ा नहीं हो गया। तो ये चने का पौधा है, ठीक। इसमें क्या होता है? एपिकल बड जो होती है ना, एपिकल बड, उनका क्या कहते हैं? निपिंग कहते हैं, उनकी खोटाई की जाती है, तुड़ाई की जाती है ना, उनको पिंच करके हटा लिया जाता है, एपिकल बड को हटा लिया जाता है, ताकि जो एनर्जी है वो डाइवर्ट हो जाए हमारे लेटरल ब्रांचेज में और फ्लावरिंग वगैरह ज्यादा हो, है ना। ओवरऑल हमको फ्लावरिंग ज्यादा होगा तो फ्रूटिंग ज्यादा होगा, पॉड फॉर्मेशन ज्यादा होगा, है ना। तो ये प्रक्रिया करते हैं किसमें? अपने चने में करते हैं। और कितने दिन पे करते हैं प्रक्रिया? ये प्रक्रिया करते हैं 35 से 40 दिन बाद। बुआई के 35 से 40 दिन बाद जो है वो हम प्रक्रिया करते हैं किसकी है? निपिंग की प्रक्रिया करते हैं। और क्या होती है? फिर एनर्जी को डाइवर्ट करते हैं लेटरल ब्रांचेज में जहां से फ्लावरिंग होता है। अच्छा, अगर हम निपिंग नहीं कर पा रहे हैं मैनुअली, हाथ से किया जाता है, गांव में लोग साग की खोटाई करते हैं ना इनिशियल स्टेज पे 35 से 40 दिन पे, तो समझ लो निपिंग ही हो रहा है। एक्चुअल में हम उसको समझते नहीं, लेकिन ये करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। इससे फ्लावर की संख्या बढ़ेगी, पॉड फॉर्मेशन ज्यादा होगा और हमें प्रोडक्शन ज्यादा मिलेगा, है ना, प्रोडक्शन ज्यादा मिलेगा। हालांकि पॉड फॉर्मेशन होता है तो आ जाते हैं हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा साहब, वो पौधे में छेद करके पौधे की कहानी खत्म करने लगते हैं ना। तो बहुत खतरनाक है हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, ग्राम पॉड बोरर, है ना, जिनका लार्वल जो होता है बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, पॉड में बोर करेगा और दाने को खा के फिर पॉड को खोखला कर देगा, है ना। उसको खत्म करने के लिए एनपीवी का प्रयोग किया जाता है, HANPV, HANPV, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरस, है ना। इसका लगभग 250 से 350 LE पर हेक्टेयर लार्वल इक्विवेलेंट, 250 से 350 लार्वल इक्विवेलेंट पर हेक्टेयर के हिसाब से इसको प्रयोग में लाते हैं, ठीक।
वो जो अपना हेलिकोर पार्मिजेरा लगता है, उसकी बात छोड़ो, अभी हम निपिंग की बात कर रहे हैं। तो ये खोटाई कर लेते हैं। अगर मान लो प्रक्रिया हम मैनुअली नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करेंगे हम, तो हम टीबा का प्रयोग करते हैं, टीबा का प्रयोग करते हैं, है ना। ट्राई आइडोबेंजोइक एसिड, ट्राई आइडोबेंजोइक एसिड का 75 ppm का प्रयोग करके हम इसको कंट्रोल करते हैं, है ना। इसका जो एपिकल बट डोमिनेंस वाला काम है वो हम कंट्रोल करते हैं। या फिर हम क्या करते हैं, सीप के फ्लॉक को छोड़ देते हैं, है ना। सीप के फ्लॉक को हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। सीप मतलब भेड़, सीप वाला जहाज वाला नहीं, सीप मतलब भेड़, है ना। भेड़ के झुंड को हम छोड़ देते हैं और वो फिर निपिंग की प्रक्रिया हमको नहीं करनी पड़ती है। तो इसका ये अल्टरनेट है, बाकी मैनुअली किया जाए तो ज्यादा बेटर होता है। अच्छा, चने में सिंचाई की बात करें, चने क्या किसी भी दलहन में सिंचाई की बात करें तो सिंचाई के लिए जो क्रांतिक अवस्था या क्रिटिकल स्टेज है ना, वो प्री फ्लावरिंग और पॉड फॉर्मेशन, यानी कि फूल आने के पहले और पॉड बनते समय, फली बनते समय सिंचाई किया जाए तो ज्यादा बेटर होता है। और इनके इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो जितनी भी पल्सेस हैं, अमूमन सबको एग्जैक्ट नहीं कह सकते, लेकिन ज्यादातर पल्सेस में एक जिलरी रेसिम टाइप का हमें क्या मिलता है, इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है ना। और अगर इरिगेशन की बात करें यानी कि जल मांग की बात करें तो ज्यादातर इनका जल मांग जो होता है ना 250 से लेकर के 350 mm तक होता है, 250 से लेकर के 350 mm तक होता है ना। इनका सेमी एरिड कंडीशन में कभी कभी ज्यादा कल्टीवेशन भी किया जाता है। यही देन है कि हमारे यहाँ पल्सेस का प्रोडक्शन है भी, है ना, एरिया में भी ज्यादा, प्रोडक्शन में भी ज्यादा है, लेकिन अपना कंजप्शन जितना ज्यादा करते हैं ना कि इंपोर्ट करना पड़ जाता है। चलो, अब है आलू में स्कैब रोग किस सूक्ष्म जीव की वजह से होता है, विच माइक्रोब्स काजेज स्कैब डिजीज इन पोटैटो। तो पोटैटो में होता है स्कैब डिजीज, है ना। तो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है ये जानना चाह रहे हैं। अगर बात करें कवक का तो कवक की वजह से कौन सा रोग लगता है इसमें, एक ही है भैया, वो है लेट ब्लाइट या फिर अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट फिर या फिर अर्ली ब्लाइट, है ना। इसमें लेट जो लगता है वो फाइटोप्थोरा की वजह से लगता है, वो लगता है फाइटोप्थोरा की वजह से, फाइटोप्थोरा, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस की वजह से, ठीक, इन्फेस्टांस की वजह से होता है। अर्ली की बात करें तो अल्टरनेरिया सोलेनाई की वजह से होता है, अल्टरनेरिया सोलेनाई की वजह से होता है, ठीक है। या फिर सोलेनी पढ़ते हैं कुछ लोग, जैसे जो पढ़ पाओ, मैं तो सोलेनाई पढ़ता हूं भाई, ठीक। जीवाणु की बात करें तो बैक्टीरियल को ऐसे कुछ याद नहीं आ रहा। वायरल से क्या होता है, पोटैटो मोजैक, है ना। वायरल डिजीज जो है वो पोटैटो मोजैक होता है, पोटैटो मोजैक लगता है, ये वायरल डिजीज होता है। ये फैलता है एफिड के द्वारा, ये फैलता है एफिड के द्वारा, है ना। माइजस पर्सिकी जो एफिड है, माइजस पर्सिकी, माइजस पर्सिकी, माइजस पर्सिकी एफिड के द्वारा ये पोटैटो मोजैक जो हो फैलता है। अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा एसटीपी, एसपीटी, सॉरी एसटीपी तो गन्ने में होता है, वो ट्रांसप्लांटिंग वाला सिस्टम है, वो अपने आईआईएसआर से निकाला गया है, वो अलग है। एसपीटी क्या बोल रहे हैं हम, एसपीटी सीड प्लॉट टेक्निक। पहले तो जानो दिया किसने है, इसको दिया है पुष्कर नाथ ने। किसने दिया है, पुष्कर नाथ ने दिया है, इसको दिया है पुष्कर नाथ ने, सीड प्लॉट टेक्निक। अच्छा, अब वो होता किससे बचाने के लिए, इन्हीं एफिड के अटैक से बचाने के लिए, है ना। जो हम सीड के लिए पोटैटो को सोइंग करते हैं तो उन्हें बचाना किससे होता है, हमें एफिड के अटैक से, क्योंकि वो पता चला वहां पे आ गया पोटैटो मोजैक तो पूरी क्रॉप तो हमारी बेकार होगी, फिर जो सीड आएगा अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा। डिजीज्ड सीड को हम क्यों उगाएंगे भाई, ताकि अगली फसल हमारी बर्बाद हो जाए, ऐसा काम तो नहीं करने वाले हैं ना, ऐसा काम करना भी नहीं है। तो इसी से बचाने के लिए लाया गया था एसपीटी, सीड प्लॉट टेक्निक। इसमें क्या होता है कि हम मार्च और अप्रैल में हिली रीजन्स में, नॉर्थ के हिली रीजन्स में हम क्या करते हैं, इसको उगाते हैं, क्योंकि उस समय जो मार्च अप्रैल का महीना होता है उस समय माहू का अटैक, चेपा का अटैक, एफिड का अटैक बहुत कम होता है, ठीक है। माउथ चेपा या फिर एफिड कहते हैं इंग्लिश में उसको, उसका अटैक बहुत कम होता है, जिससे डिजीज वगैरह नहीं फैलता है, ठीक। अच्छा, ऐसे ही वार्ट डिजीज है, वार्ट डिजीज होता है सिंकाइटीरियम इंडोबायोटिकम की वजह से। वार्ट डिजीज जो पोटैटो में होता है वो होता है सिंकाइटीरियम इंडोबायोटिकम। इसकी वजह से दार्जिलिंग हिल वगैरह से हम सीड के लिए पोटैटो को कभी आयातित नहीं करते हैं। इसके लिए हमारा जो है वो कहते हैं क्वारंटाइन मेजर लगाया गया है कि वहां से हम उसको लाएंगे नहीं, ठीक है। तो हमारा जो ये बात हो रहा है स्कैब डिजीज का, वो होता है एक्टिनोमाइसिटीज की वजह से, उसका नाम होता है स्ट्रेप्टोमाइसीज स्कैबीज, है ना। उस ऑर्गेनिज्म का, काजल ऑर्गेनिज्म का नाम है स्ट्रेप्टोमाइसीज, स्ट्रेप्टोमाइसीज
माइसीज स्कैवीज, स्कैवीज, इसकी वजह से होता है क्या, स्कैब डिजीज। पोटैटो में स्कैबीज डिजीज जो होता है एक्टिनोमाइसिटीज की वजह से होता है। काजल ऑर्गेनिज्म जो उसका है वो एक्टिनोमाइसिटीज है। अच्छा नहीं सॉरी, वो तो उसका पूरे पूरे होल का नाम हो जाता है एक्टिनोमाइसिटीज। अगर एक्चुअल काजल ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, कारक की बात करेंगे, तो वो है हमारा स्ट्रेप्टोमाइसीज स्कैवीज। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं धान की फसल में हाइब्रिडाइजेशन के लिए किस हार्मोन्स का प्रयोग किया जाता है, यानी कि व्हिच हार्मोन्स इज यूज्ड फॉर हाइब्रिडाइजेशन इन पैडी क्रॉप। अच्छा, अब सोच रहे हो सर हार्मोन्स का भी प्रयोग होता है? हाँ बिल्कुल होता है, हाइब्रिडाइजेशन में हार्मोन्स का प्रयोग किया जाता है। आप लोगों ने डिजीज सुना होगा बैकने डिजीज या फिर फूली सीडलिंग डिजीज सुना होगा। बैकने डिजीज या फिर फूली सीडलिंग जो हुआ किसकी वजह से था, जिब्रेल्ला फ्यूजिकोराई। किसकी वजह से हुआ था, जिब्रेल्ला फ्यूजिकोराई, फ्यूजिकोराई, जिब्रेल्ला फ्यूजिकोराई की वजह से हुआ था। ठीक है, इसको देखा किसने था, क्रूसोवा ने, क्रूसोवा ने देखा था इसको, क्रूसोवा ने देखा था। अच्छे डिजीज का नाम क्या है, इसको कहते हैं बकने डिजीज। क्या कहते हैं, बकने डिजीज या फिर फूलिश सीडलिंग डिजीज भी कहते हैं, फूलिश सीडलिंग डिजीज भी कहते हैं, फूलिश सीडलिंग डिजीज। ठीक है, अच्छा क्रूसोवा ने खोजा क्या था, जिब्रेलिक एसिड। इसी डिजीज से उन्होंने क्या खोजा था, जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड खोजा था इन्होंने। ठीक, तो अब इतना तो समझ में आ गया होगा कि कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है। ऑक्सिन तो नहीं है भैया, ऑक्सिन देता क्या है, एपिकल बट डोमिनेंस। ऑक्सिन हार्मोन जो है वो देता क्या है, एपिकल बट डोमिनेंस, है ना। प्लांट में क्या करता है, प्लांट हार्मोन ही है सब, है ना, फाइटो हार्मोन भी कहते हैं इन्हें। तो क्या करता है, एपिकल बट डोमिनेंस। साइटोकाइनिन की बात करें तो साइटोकाइनिन क्या करता है, सेल की संख्या को बढ़ाता है, सेल डिवीजन कह सकते हो, सेल डिवीजन को बढ़ाता है। ठीक, सेल डिवीजन को बढ़ाता है साइटोकाइनिन। और साइटोकाइनिन में ही पाया जाता है रिचमैन लैंग इफेक्ट। क्या पाया जाता है, रिचमैन, साइटोकाइनिन की वजह से ही किसी भी पौधे में, साइटोकाइनिन की वजह से ही किसी पौधे में रिचमैन लैंग इफेक्ट पाया जाता है, लैंग इफेक्ट पाया जाता है। अब पूछेंगे सर रिचमैन लैंग इफेक्ट क्या है, तो भाई सीधे जानो, बुढ़ापा को कम कर देता है, ज्यादा दिन तक जवान बनाए रखता है ना। कहते हैं सेंसेशन पीरियड को बढ़ा देता है। क्या करता है, सेंसेशन पीरियड को बढ़ा देता है। और सबसे पहले रिचमैन और लैंग ने देखा था, इसलिए इस नाम को, इस इफेक्ट को नाम दे दिया गया रिचमैन लैंग इफेक्ट। ये भी बिहार बीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, इथाइलिन की बात करें, अगर हम इथाइलिन की बात करें, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें अगर लेना चाहें, नहीं तो मैं हटा रहा हूं। ठीक है, अब बात करेंगे इथाइलिन की, तो इथाइलिन जो हमारा है इसे कहते हैं भैया राइपेनिंग हार्मोन। कहते क्या है, राइपेनिंग हार्मोन कहते हैं। ये एकमात्र हार्मोन है ना जो गैसियस फॉर्म में होता है। कैसे होता है, गैसियस फॉर्म में होता है ये गैसियस फॉर्म में होता है, इसे राइपेनिंग हार्मोन भी कहते हैं। ठीक, जैसे जैसे फ्रूट मैच्योर होता है, फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी को कंप्लीट करता है, वैसे वैसे इसका कंसंट्रेशन उस फ्रूट में बढ़ता है ना, और उससे फिर पकता है। ठीक, तो इसके लिए अगर राइट आंसर की बात करें कि धान की फसल में हाइब्रिडाइजेशन के लिए किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है, व्हिच हार्मोन इज यूज्ड फॉर हाइब्रिडाइजेशन इन पैडी क्रॉप, तो बात करेंगे भैया जिब्रेलिक एसिड का। ये कैटेट का ना मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। कैटेट में जब आप मास्टर के लिए एग्जाम देने जाएंगे, एंट्रेंस एग्जाम, तो आपको हो सकता है ये देखने को मिल जाए। अब बात करें गेहूं में पर्लिंग सूचकांक, गेहूं में पर्लिंग सूचकांक का प्रयोग किस चीज के लिए किया जाता है ना। व्हाट इज पर्लिंग इंडेक्स यूज्ड फॉर इन व्हीट, मतलब पर्लिंग इंडेक्स क्या है, गेहूं में क्यों यूज किया जाता है भाई। क्या वो दानों की गुणवत्ता देखने के लिए करते हैं, या दानों के कठोरपन के लिए करते हैं, या दोनों के लिए करते हैं, किसी के लिए नहीं करते हैं, है ना। तो बात करें पर्लिंग इंडेक्स का, तो मेनली अगर कभी पूछेगा कि पर्लिंग इंडेक्स क्या है और क्या देखता है, तो जाहिर सी बात है भैया दानों की कठोरता देखता है। क्या देखता है, दानों की कठोरता। लेकिन अगर ये ऐसे दिया हो कि दानों की गुणवत्ता या दानों का कठोरपन या दोनों के लिए, तो हम फिर क्या बताएंगे कि ये दोनों के लिए होता है। लेकिन अगर एक दिया हो और पूछे ये सब दिया हो और एक को चुनना हो, तो हम किसको चुनेंगे, कठोरपन, यानी कि ग्रेन्स के हार्डीनेस को चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, ग्रेन्स के हार्डीनेस को, ग्रेन्स के हार्डीनेस को चेक करते हैं, है ना। जितना ज्यादा होगा पर्लिंग इंडेक्स का मान,
पर्लिंग सूचकांक का मान जितना ज्यादा होगा वो दाना उतना ही ज्यादा सॉफ्ट होगा, है ना। यानी कि अगर ज्यादातर देखा जाए तो 29 से 50 तक देखा जाता है। तो अगर ग्रेटर देन 29 है पर्लिंग इंडेक्स का मान, पर्लिंग इंडेक्स का मान है ना कितना है, ग्रेटर देन 29, तो उसे रखते हैं हम सॉफ्ट की कैटेगरी में, उसे हम रखते हैं सॉफ्ट की कैटेगरी में। अगर ये कम है कितना 29 से कम है तो उसे हम रखेंगे हार्ड की कैटेगरी में, है ना, हार्ड की कैटेगरी में। यहां तक ये जब 50 के आसपास पहुंच जाता है तो इसको वेरी सॉफ्ट में रखते हैं, है ना, वेरी सॉफ्ट में रखते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा मुलायम होगा, वो हार्ड नहीं होगा। तो पर्लिंग इंडेक्स एक होता है। एक तो ये हो गया पर्लिंग इंडेक्स, ये याद रखना, ये गेहूं में कई बार पूछा गया है। अब बात करें सफेद लट यानी कि व्हाइट ग्रब। सफेद लट इनमें से किस फसल को सबसे अधिक प्रभावित करता है या प्रभावित करता है, यही बात कर लें, है ना। सफेद लट जो है इनमें से किस फसल को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है या किस फसल को मतलब फसल को ही प्रभावित करता है, यही कहो, जाने दो, छोड़ो, सबसे ज्यादा की बात क्यों करें, वैसे भी समझ में आ जाएगा। व्हाइट ग्रब, अब व्हाइट ग्रब की बात करें तो हमने हमेशा से बताया है जहां पे बात आए किसकी, ग्रब की, हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे जानते हैं, उनको इतना बड़े बड़े ट्रिक पता है ना कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए एंटमोपैथो और सॉइल साइंस किसी का भी, तो वो हटने वाले नहीं है, वो आपको एक आध कॉन्सेप्ट बता के जाएंगे, है ना। ग्रब की बात आ जाए, है ना, बीटल की बात आ जाए, किसकी, बीटल की बात आ जाए, है ना, बिविल की बात आ जाए, ठीक, ग्रब बीटल विविल की बात आ जाए तो हम वहां पे क्या याद करते हैं, कौन सा ऑर्डर, कोलियोफटेरा ऑर्डर याद करते हैं, वहां पे हम कोलियोफटेरा ऑर्डर याद करते हैं। तो व्हाइट ग्रब हमारा किसमें आएगा, व्हाइट ग्रब की बात करेंगे तो हमारा आएगा कोलियोपटेरा ऑर्डर में। अगर व्हाइट ग्रब की साइंटिफिक नेम की बात करें, किसकी साइंटिफिक नेम यानी कि वैज्ञानिक नाम की बात करेंगे तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है, व्हाइट ग्रब को कहते हैं कैंसन गिनिया। क्या कहते हैं, कैंसन गिनिया, कैंसन गिनिया, कैंसन गिनिया स्पीसीज जो होता है ये व्हाइट ग्रब का होता है, ठीक है। कैंसन गिनिया में आता हमारा व्हाइट ग्रब। इसकी जो फैमिली होती है वो होती है स्कैबिएसी, इसकी फैमिली जो होती है स्कैबिएसी, स्कैबिएसी फैमिली का होता है। या फिर इसी को एक और नाम देते हैं मेलनथिडी फैमिली, मेलनथिडी, सॉरी मेलनथिडी कहते हैं, क्या कहते हैं, मेलनथिडी, ठीक है। कैंसन गिनिया जो है वो हमारा उसी को बोलते हैं व्हाइट ग्रब या फिर सफेद लट कहते हैं, ठीक। तो कौन सी फसल को ज्यादा प्रभावित करता है, क्या वो मूंगफली को करता है, धान को करता है, या फिर मूंग को करता है, या फिर उड़द को, तो करता किसको सबसे ज्यादा है, वो एक्चुअल में इसको लिखते हैं होलोट्राइका कैंसन गिनिया। क्या लिखते हैं, होलोट्राइका कैंसन गिनिया। इसका जो एक्चुअल साइंटिफिक नेम है वो होलोट्राइका कैंसन गिनिया, वही होता है व्हाइट ग्रब का एक्चुअल साइंटिफिक नेम। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, सॉरी उसके लिए, मैंने कैंसन गिनिया को लास्ट वाला स्पीसीज याद रखा और जीनस को बोल गया था, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, याद रखना इसको। इसका एक्चुअल साइंटिफिक नेम होता है होलोट्राइका कैंसन गिनिया। तो ये प्रभावित किसको सबसे ज्यादा करता है, मूंगफली की फसल को ये सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, मूंगफली की फसल को, और कह लो गन्ने की फसल को भी ये प्रभावित करता है ना। इसके कंट्रोल के लिए हम रिजेंट वगैरह को प्रयोग में ला सकते हैं, है ना, जितनी भी मतलब सॉइल एप्लीकेशन वाले इंसेक्टिसाइड होते हैं, या फिर क्लोरीपाइरीफास को प्रयोग में लाते हैं, है ना, क्लोरीपाइरीफास वगैरह को भी हम प्रयोग में लाते हैं। अब बात करें बिहार हेरी कैटरपिलर को किस फसल बिहार हेरी कैटरपिलर किस फसल को प्रभावित करता है, विच क्रॉप इज अफेक्टेड बाय बिहार हेरी कैटरपिलर, है ना, या फिर कहते हैं बालदार सूढ़ी, बिहार की बालदार सूढ़ी जो है ना वो किस फसल को ज्यादा प्रभावित करती है, क्या वो अरंडी यानी कि कैस्टर को प्रभावित करती है ना, अरंडी यानी कि कैस्टर को, गेहूं या फिर व्हीट को, है ना, लोबिया या फिर काउपी को, खेसारी या फिर लेथारिस को, किसको प्रभावित करता है। तो अगर आप लोग जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो याद रखना ये प्रभावित करता है अरंडी यानी कि कैस्टर को। बिहार हेरी कैटरपिलर वैसे तो ये खरीफ वाली फसलों को ज्यादा प्रभावित करता है, किसको, खरीफ में जो फसलें होती है ना इनमें बहुत ज्यादा लगता है, खरीफ वाली फसलों में, खरीफ क्रॉप्स में ये बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, क्या, बिहार हेरी कैटरपिलर, BHC, बिहार की बालदार सूढ़ी, ये खरीफ वाली फसलों को बहुत प्रभावित करता है, उनमें भी कैस्टर को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। इसके लिए क्या करते हैं, ट्रेंच यानी कि खाई बना देते हैं,
है ना, क्रॉप के चारों तरफ खाई बना देते हैं, एक तरीका ये होता है कंट्रोल करने का, या फिर डाइमेथोएट वगैरह का भी प्रयोग करते हैं इसी कंट्रोल के लिए, है ना। और इसका जो है साइंटिफिक नेम क्या होगा, अब कैटरपिलर है भाई, तो कैटरपिलर कौन से ऑर्डर में आता है, कैटरपिलर आता है हमारा लेपिडोप्टेरा ऑर्डर में, जहां पे बात करेगा बोरर, बात करेगा बोरर का, है ना, बात करेगा बोरर का, बात करेगा कैटरपिलर का, बात करेगा कैटरपिलर का, है ना, बात करेगा मॉथ का, है ना, बात करेगा मॉथ का, बात करेगा कैटरपिलर का, बात करेगा सोरगम सूट फ्लाई का, वहां पे आएगा हमारा क्या, कौन सा ऑर्डर, लेपिडोप्टेरा ऑर्डर, वहां पे आएगा लेपिडोप्टेरा ऑर्डर, सॉरी लिख देते हैं बढ़िया से, लेपिडोप्टेरा ऑर्डर वहां पे काम करेगा, जहां बोरर, कैटरपिलर, मॉथ, व्हाइट फ्लाई नहीं, सही व्हाइट फ्लाई जो आता है वो अपने हेमिप्टेरा में आता है, सूट फ्लाई कह सकते हो इसमें आता है, ठीक। तो ये हो गया हमारा इसका ऑर्डर, किस ऑर्डर में आता है हमारा बिहार हेरी कैटरपिलर। इसके साइंटिफिक नेम की बात करें तो साइंटिफिक नेम जो होता है वो अमस्का या फिर एमसेक्टा होता है, सॉरी एक मिनट, एमसेक्टा मूरी इसका साइंटिफिक नेम होता है और ऑर्डर होता है लेपिडोप्टेरा, ठीक। अब बात करें गुजिया बिबिल, है ना, बात करें हम गुजिया बिबिल, तो गुजिया बिबिल किस फसल का कीट है, क्या वो धान का है गुजिया बिबिल, है ना, धान में गुजिया बिबिल लगता है ना, या फिर गेहूं में लगता है, या फिर बात करें हम अपने मक्का में लगता है, मक्का में लगता है गुजिया बिबिल, या फिर चने में लगता है, भाई चने का सबको तैयार, गुजिया बिबिल यहाँ नहीं लगने वाला, यहाँ तो एक ही राजा है, वो है एल्कुवर्पा अर्मीजेरा। तो गुजिया बिबिल हमारा किस में लगता है, बताइए, गुजिया बिबिल किस में लगने वाला है, गुजिया बिबिल हमारा गेहूं में लगता है, कौन सी फसल में लगता है, गेहूं में लगता है ना, गेहूं में लगता है, वो भी कौन सी स्टेज पे, नर्सरी वाली अवस्था पे सबसे ज्यादा लगता है, नर्सरी वाले स्टेज पे हमारा गुजिया बिबिल का अटैक सबसे ज्यादा होता है, गुजिया बिबिल का अटैक सबसे ज्यादा कहां पे होता है, ये होता है हमारा नर्सरी वाले स्टेज पे, है ना, तो उस समय पे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा बिबिल के नाम ले लिए तो कौन सा ऑर्डर याद आ रहा है, ऑर्डर याद आ रहा होगा कोलियोप्टेरा, ऑर्डर याद आ रहा होगा कोलियोप्टेरा, यहां पे कोलियोप्टेरा आपको याद आ रहा होगा। चलो अब बात करते हैं बीटी जीन को सबसे पहले किसने अलग किया था, हु फर्स्ट आइसोलेटेड द बीटी जीन, क्या वो सीडी माई साहब हैं, क्या वो पीटर बायर साहब हैं, है ना, सीडी माई साहब या फिर पीटर बायर साहब या फिर डोनाल्ड हैं या फिर इस्वाटारी साहब हैं, है ना। तो अगर बात करें सीडी माई साहब को, तो सीडी माई साहब को कहते हैं बीटी कॉटन का पितामह, कहां पे, भारत में, इनको कहते हैं फादर ऑफ बीटी कॉटन इन इंडिया, क्या कहते हैं, फादर ऑफ बीटी कॉटन, फादर ऑफ बीटी कॉटन इन इंडिया, ठीक। पीटर बायर साहब की बात करेंगे तो गोल्डन राइस, गोल्डन राइस, गोल्डन राइस के पितामह कौन है, पीटर बायर साहब हैं, कभी भी नाम आएगा तो हम बताएंगे कौन है, पीटर बायर साहब जो हैं वो गोल्डन राइस के पितामह हैं, ठीक है, गोल्डन राइस के पितामह कौन है, पीटर बायर साहब हैं, या फिर इन्हीं के साथ एक नाम और रखा जाता है हमारा, पीटर बायर के साथ ही इंगो पोट्रिकुस साहब, कौन, इंगो पोट्रिकुस, इंगो पोट्रिकुस, ये दो लोग मिलके क्या बनाए हैं, गोल्डन राइस, चाहे इंगो पोट्रिकुस साहब का नाम ले लो या फिर पीटर बायर साहब, इन दोनों ने मिलके क्या बनाया है, गोल्डन राइस, तो गोल्डन राइस को इन्होंने दिया है। डोनाल्ड की बात करें, है ना, सीएम डोनाल्ड की बात करें तो ये सब हार्वेस्टिंग इंडेक्स वगैरह में आते हैं आपके। इस्वाटारी की बात करेंगे, अगर हम इस्वाटारी की बात करें तो यही भाई साहब हैं, है ना, यही साइंटिस्ट साहब हैं जिन्होंने सबसे पहली बार बीटी जीन को आइसोलेट किया था, इन्होंने सबसे पहली बार बीटी जीन को आइसोलेट किया था, या फिर कहते तो बीटी को आइसोलेट किया था, बीटी से बैसिलस thuringiensis से कौन सा जीन, क्राई1AC इस जीन को आइसोलेट किया था, ठीक है। यहां से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, सारे के सारे साइंटिस्ट के नाम पता चले, किस साइंटिस्ट ने क्या दिया है ये भी पता चला। चलो अब बात करते हैं दलहनी फसल में गांठ बनने की प्रक्रिया किस तापमान पर सबसे अधिक होता है।
एट व्हाट टेम्परेचर द प्रोसेस ऑफ नॉड्यूलेशन अकर्स द मोस्ट इन लेग्यूम क्रॉप, यानी कि कौन सा वो सुइटेबल टेम्परेचर है ना जिसपे नॉड्यूल फॉर्मेशन सबसे अच्छा होता है ना। अच्छा, नॉड्यूल फॉर्मेशन की बात करें, चलो थोड़ा समझते हैं नॉड्यूल फॉर्मेशन। अभी तक हम बस रटते आ रहे थे ना। ये मान लो कोई दलहनी फसल है, द्विबीज पत्री है ना। रेडिकल से हमारा प्राइमरी रूट्स आया, ठीक। अब यहाँ से सूट भी निकला। अब यहीं से हमारा आता सेकेंडरी रूट, जहाँ से रूट और सूट अलग होते हैं वहीं से आता हमारा सेकेंडरी रूट। तो प्राइमरी रूट की बात करें, है ना, किसकी बात करें, प्राइमरी रूट, या इन्हीं को बोलते हैं सेमिनल रूट। सेमिनल रूट, ये जो सेमिनल रूट होते हैं ना, ये लगभग 20 से 25 दिन या कह लो लगभग 30 दिन तक DAS, डे आफ्टर सोइंग, है ना, 25 से 30 दिन कह लो, 25 से 30 दिन में इनकी कहानी खत्म हो जाती है। ये बस सीडलिंग को सहारा देने के लिए होते हैं, ठीक है। 25 से 30 दिन पे इनकी कहानी खत्म हो जाती है ना। तो अगर देखे जा रहा था दलहनी फसलों में 12 से 15 दिन, 12 से 15, जैसे सोयाबीन हो गया, मूंग या उड़द हो गया, 12 से 15 दिन बाद नॉड्यूलेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। तो सबसे पहले प्राइमरी रूट में बनता है, उसके बाद फिर ये सबसे ज्यादा जो बनता है किसमें बनता है, सेकेंडरी रूट्स में, है ना, सेकेंडरी रूट्स में। अगर कभी डायरेक्टली पूछ ले कि किस रूट्स में नॉड्यूलेशन की प्रक्रिया ज्यादा होती है तो कौन सा बताएंगे, वो सेकेंडरी रूट ही बताएंगे, प्राइमरी रूट नहीं बताएंगे। ऑफ्टन यानी कि कभी कभी प्रायः देखने को मिलता है कि प्राइमरी रूट्स में फॉर्मेशन होता है, लेकिन सबसे ज्यादा हमें सेकेंडरी रूट में नॉड्यूल का फॉर्मेशन होना देखने को मिलेगा, है ना। राइजोबियम बैक्टीरिया वहां पे अपना बैक्टीरियोइड फॉर्मेशन करके नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। अच्छा, अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि फॉर्मेशन होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ये हमको नहीं पता होता। आपको पता है कि क्यों होता है? तो चलो हम बताते हैं क्यों होता है। देखो, जब हम इसका सोइंग करेंगे, लेग्यूम का सोइंग करेंगे और सॉइल में नाइट्रोजन की मात्रा लेस होगी, कम होगी, तो क्या करेंगे, इसकी जो रूट्स होती है, रूट हेयर्स होती हैं, है ना, जो लेग्यूम की रूट हेयर्स होती हैं यानी कि मूल रोम्स जो होते हैं, वो क्या रिलीज करते हैं, वो रिलीज करते हैं फ्लेवोनॉइड्स, है ना, फ्लेवोनॉइड्स केमिकल्स को रिलीज करते हैं और वो आकर्षित करता है सॉइल बैक्टीरिया राइजोबियम को, वो राइजोबियम को आकर्षित करता है। अब राइजोबियम जब आएंगे तो इसके रूट हेयर्स को क्या करेंगे, खत्म करेंगे, और जहां ये रूट हेयर खत्म होता है ना, वहीं पे ये जुड़ते हैं किसके साथ, उसकी रूट के साथ, दलहनी फसलों की रूट के साथ जुड़ते हैं और वहां पे बैक्टीरियाइड का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे करते हैं, पहले तो ये जो इसकी रूट हेयर्स हैं वो रिलीज करेंगे फ्लेवोनॉइड्स, वो फ्लेवोनॉइड्स रिलीज करेंगे तो जब ये आकर्षित होंगे अपने राइजोबियम बैक्टीरिया जो ग्राम निगेटिव होता है ना, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है, एकमात्र ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया राइजोबियम है जो फसलों को हानि ना पहुंचा के लाभ पहुंचाता है, ठीक है, सिम्बायोसिस वाले रिलेशनशिप में रहता है और लाभ पहुंचाता है, ठीक। तो ये जो रूट हेयर है ये फ्लेवोनॉइड्स को रिलीज करेंगे तो बैक्टीरिया आकर्षित होगा, फिर बैक्टीरिया रिलीज करेंगे ग्लाइकोलिपिड, वो ग्लाइकोलिपिड इसकी रूट हेयर्स को खत्म करेंगे, जो अपने मूल रोम्स है ना, जो रोम्स हैं, कह लो एक प्रकार से रूट हेयर रोम्स जो हैं उनको खत्म करेंगे और जहां से रूट हेयर्स खत्म होते हैं वहीं पे आके बैक्टीरियाइड का फॉर्मेशन करेंगे। फिर इनके अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन तो अपने अंदर पाया जाता है ना, उनके अंदर भी सेम काम होता है, काम तो सेम होता है। हमारे अंदर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का ट्रांसफर करता है, उनके अंदर लेग हीमोग्लोबिन जो पाता है वो भी ऑक्सीजन का ट्रांसफर ही करता है ना। तो वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर से बढ़िया से नाइट्रोजन को लेता है, अमोनिया के फॉर्म में स्थिर करता है सॉइल में और अपना इधर प्लांट से वो फास्फोरस एनर्जी को कंज्यूम करता है। तो किस टेम्परेचर पर यह प्रक्रिया बढ़िया होती है ना, मैंने बता दिया कि लगभग 40 से 45 दिन DAS, डे आफ्टर सोइंग, सबसे ज्यादा हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट नॉड्यूलेशन देखने को मिलेगा। ये समय सबसे बेस्ट होता है जब आपको हाईएस्ट नॉड्यूलेशन किसी दलहनी फसल में देखने को मिलेगा। और सबसे अच्छी बात है वो जो टेम्परेचर है 24 डिग्री सेंटीग्रेड है, 24 डिग्री सेंटीग्रेड पे सबसे अच्छा नॉड्यूलेशन होता है, सबसे प्रभावी टेम्परेचर होता है। और इसी टेम्परेचर पे ही टोमेटो में लाइकोपीन भी बहुत अच्छा बनता है। क्या, लाइकोपीन सबसे अच्छा बनता है टोमेटो में, है ना, जो उसके लाल रंग के लिए जिम्मेदार होता है। अब बात करें आलू की कुल कितनी प्रजातियां कृषित हैं, हाउ मेनी स्पीसीज, वैरायटी नहीं कहेंगे भाई, वैरायटी तो किस्म की बात अलग हो जाती है, यहां पे अपन स्पीसीज की बात करेंगे। हाउ मेनी बात करेंगे, हाउ मेनी वैरायटीज ऑफ पोटैटो आर कल्टीवेटेड, है ना, कितनी की खेती की जाती है, क्या वो 2 की, 3 की, 4 की या 5 की, है ना। तो बात करेंगे अपन, 2 तो सबसे ज्यादा खेती की जाती है, एक होता है सोलेनम, सोलेनम ट्यूबरोसम, ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम, ठीक है, एक होता सोलेनम ट्यूबरोसम, एक होता सोलेनम इंडिजेनम, सोलेनम इंडिजेनम,
इन दोनों की खेती तो बहुत ज़्यादा होती है। बाकी दो और हैं जिनकी खेती बहुत कम होती है। एक होती है डेमिसम, एक होती है डेमिसम, और एक होता है स्टोनोटम, एक होता है स्टोनोटम, एक होता है स्टेनोटोनम, सॉरी, एक होता है सोलेनम स्टोनोटोनम, एक होता है सोलेनम डेमिसम। इन दोनों की खेती कम होती है। हालांकि कुल 4 प्रजातियां हैं जो कृषित की जाती हैं, और चारों का नाम क्या है? सोलेनम ट्यूबरेसम, सोलेनम इंडिजेनम, सोलेनम डेमिसम और सोलेनम स्टेनोटम, स्टेनोटम, है ना। इन चारों की खेती की जाती है। तो यहां तक की हमारी श्रृंखला थी आज की, क्योंकि इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा आपको, है ना। इसके बाद आपको ये देखने को मिलने वाला है वो एडवर्टीजमेंट है कि आप जुड़ना चाहते हैं हमारे ऑफलाइन बैच से, तो मैं तो बेसिकली कहूँगा भाई आइए, आपका बहुत बहुत वेलकम है। आप आएंगे यहाँ पे देख पाएंगे कि किस तरीके से पढ़ाया जाता है, क्या क्वालिटी होती है, कैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं, हमारी फैकल्टी कैसे आपके साथ ऑफलाइन जुड़ रही है। तो उसके लिए आप इस नंबर पे इस नंबर पे आप कांटेक्ट करिए और आइए, आपका बहुत बहुत वेलकम है। तो बताइएगा अभी कमेंट सेक्शन में कि आपको ये सीरीज, ये श्रृंखला कैसी लग रही है और कौन कौन से क्वेश्चन हमको इन्वॉल्व किए जाने चाहिए, क्योंकि अभी तक हम लोग जो इन्वॉल्व कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर जेआरएफ, एसआरएफ या फिर जो भी स्टेट के एग्जाम हुए हैं उनसे चुनिंदा फसलों मतलब फसल से रिलेटेड जितने भी टर्मिनोलॉजी वगैरह हैं या फिर उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ।